और अब खबरों की तफसील। यूपी में गौकुशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए जाने के मामले में कानूनदानों और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने योगी हुकूमत पर कई संगीन सवालात खड़े किए हैं। वादे रहे कि रवां साल रियासत में गौकुशी के इल्जाम में गिरफ्तार निस्फ से ज्यादा अफराद पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए गए। कानूनदानों का कहना है कि गौकुशी के मामले में NSA लगाना सरासर गैर कानूनी है। पेश है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर NSA लगाए जाने के मामले ने मुस्लिम समाज को सख्त तशवीश में डाल दिया है। रियासत में सबसे ज्यादा मामले मगरबी यूपी में दर्ज किए गए हैं। मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल में अब तक गौकशी के 139 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 75 मामलों में NSA लगाया जा चुका है। गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ NSA लगाने पर कानूनदानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो डिटेंशन होता है, किसी भी आदमी को जेल में साल भर तक लगातार रखा जा सकता है बगैर किसी मुकदमा चलाए हुए। साल भर बाद अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो अलग बात है। तो अब सवाल ये है कि ये जो काउ स्लॉटर एक्ट में किसी आदमी को अगर FIR हुई, झूठी FIR भी हुई, र्यूमर पे कोई FIR हुई और उसमें अगर NSA लगा करके और उसको वो किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है NSA लगा करके उसके साथ उसको टैग करके, तो ये गलत है। गौकशी के खिलाफ सख्त कानून पहले से ही नाफिज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के इख्तिदार में आते ही गौवंश के तहफ्फुज के लिए अलग से वजारत कायम की गई। इसके तहत रियासत भर में गौशाला कायम की गई और गायों की देखभाल और इनके तहफ्फुज के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। लेकिन इस मामले में ज्यादातर अक़लियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों पर इल्जाम लगाने के बाद अगर उनको लिंच किया जा रहा है बेवजह में और पता चलता है वो मर गए, पता चला उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यह भी बहुत बड़ा जुल्म है। जब सरकार आती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से एनालिसिस करने के बाद कानून ने जो धाराएं प्रोवाइड की हैं उसको इंप्लीमेंट करवाए। और दूसरे, ये लोग समाज के दुश्मन हैं जो जानबूझ के इस तरह का अमल अंजाम दे रहे हैं। चंद लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनका परसेंटेज 1 क्या 0 भी नहीं है। आदित्यनाथ हुकूमत के आने के बाद रियासत के बेशतर स्लॉटर हाउसों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानून NSA लगाने से अक़लियती फ़िरक़े को न सिर्फ सख्त मुश्किलात का सामना है, बल्कि इनके बुनियादी हुकूक की भी पामाली हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली में नए रेवेन्यू कानून को मंजूरी दे दी गई। बहस के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में वादा किया कि रियासत में एंडोमेंट और औकाफ की जायदादों का 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इन्होंने कल ही फाइल पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल परमिशन नहीं देगा, कोई ग्राम पंचायत परमिशन नहीं देगा किसी भी कीमत पर, ना NOC भी दिया जाएगा। इट विल बी बैंड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पूरा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। 100% ऑल दीज लैंड विल बी प्रोटेक्टेड। फिर सर्वे के बाद वो किस शक्ल में है, क्या है, उसके साथ क्या किया जाए, 100% वी विल टेक ए फेयरली गुड डिसीजन। आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर, दिस इज माई प्रॉमिस टू द कम्युनिटी। इससे पहले बाइब लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने नए रेवेन्यू कानून में मंदिर, एनरोलमेंट, मस्जिद, दरगाह और वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने का मुतालबा किया था। मैं बताना यह चाहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी जमीनात को खोया है जागीर एबॉलिशन एक्ट में, इनाम एबॉलिशन एक्ट में, और उसके बाद हमने अपनी जमीन अर्बन लैंड सीलिंग में खोई है। हमने अपनी जमीन खोई है तो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में, और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। मैं कहूंगा कि जितने भी औकाफी जमीनात हैं वो या तो कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है, या फिर उस पर गवर्नमेंट पट्टे दे देती है, या उसको असाइन लैंड कहकर गरीब गुरबा में, गरीबों में बांट देती है। हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने
अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड जो टेंपल के हैं, वो लैंड जो एंडोमेंट के हैं, वो लैंड जो दरगाह के हैं, वो लैंड जो मस्जिद के हैं, वो लैंड जो वक्फ है, उनका गजीट जारी हुआ है तो उन लैंड्स को भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि वाकई में हमारे साथ जो 70 बरस से जो नाइंसाफी होती आ रही है, वो इस बिल के जरिए हमको कुछ इंसाफ मिलेगा। हम बेंगलुरु तशद्दुद ने कई खानदानों को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस मामले में तकरीबन अब तक 400 नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सेकुलर एडवोकेट फोरम इस मामले में मुफ्त कानूनी मदद फराहम कर रहा है। कई मुतासरा खानदान इस फोरम से रुजू होकर गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। डीजे हल्ले के गुलनाज बेगम के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुलनाज का कहना है कि इनके दोनों बेटे बेकसूर हैं। गुलनाज ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने इनके दोनों बेटों के साथ ज्यादती की है। सेकुलर एडवोकेट फोरम के नायब सदर सैयद इशरतुल्ला ने कहा कि डीजे हल्ली और जेके हल्ली फसादात में तकरीबन 400 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें तकरीबन 65 अफराद पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इशरतुल्ला खान ने कहा कि UAPA को छोड़कर बाकी केसों में जमानत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। डीजे हल्ली स्टेशन के पास हमारा घर है। सो हमारे बच्चे लड़ाई में गए नहीं, हमारे गेट को कुफुल पड़ा था। नहीं तो सबूत होना तो बता दे, हमारे बच्चे आके ही कर को बोल को हमारे बच्चे नीच गए स्टेशन के पास ही 600 इधर अच्छे उधर अच्छे कर को बोल को डालने को चलेगी हमारे बच्चों को। हमें मर लेती, मेरे बच्चों को बहुत बखा दे, तो उधर छोटे को फुल बखारा को है कहते उधर फोन आया था परसों। क्या काम करते थे? मैकेनिक, टू व्हीलर मैकेनिक। एंट्री भी डालने दे रही नहीं, मिलने भी दे रही नहीं, बच्चों को फ़ोन भी नहीं करा रही। कहाँ है अभी बच्चे? सेंट्रल जेल में है कहते। वो उधर पुराने लोग हैं उधर स्टेशन में, उन्होंने फ़ोन करे थे जेल से, ऐसा तुम्हारे छोटे बेटे को फुल बखारा को है, यहाँ है उन्हें कर को बोल को उन्होंने फ़ोन करे थे। मिलने भी दे रही नहीं, हम एंट्री डालने गए तो वहाँ पुलिस वाले मार को हकाल रही, जाओ यहाँ से कर को बोल को, यहाँ जाको बोले तो यहाँ से जाओ कर को हिंदू मार को हकाल रहे, हमें किधर जाना बोलो बच्चों को मिलने का। गए जब से हमारा बच्चे एक टाइम दिखे भी नहीं, मिलाई भी नहीं, मेरे बच्चों को बताए भी नहीं, खाली वो मेडिकल चेकअप को बुला लेकर जब देखी सो फिर दिखाई नहीं मेरे बच्चों को। क्या करी क्या हुए मेरे बच्चों के साथ मुझे मालूम नहीं। तकरीबन 400 गिरफ्तारियां हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 400 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। इन 400 में से तकरीबन 275 गिरफ्तारियां जो है UAPA के तहत की गई। बाकी गिरफ्तारियां जो है आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिवेंशन एंड डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हो चुकी हैं। ये तकरीबन 70 से 100 अफराद पर 100 या 100 अफराद के ऊपर ये चार्जेस लगे हुए हैं। हम लोगों ने बेल की कार्रवाई जो है जिन अफराद के ख़िलाफ़ UAPA लगाया गया है उनके बेल एप्लीकेशन हमने अभी तक तैयार नहीं किए हैं। बाकी जो बच्चों के ऊपर UAPA का चार्ज नहीं है, इन बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी बेल एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तकरीबन 12 या 13 बेल एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइल किया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि 73 FIR पूरे दाखिल हो चुके हैं। 73 में से तकरीबन 14 FIR के अंदर जो है इन्होंने अरेस्ट दिखाया है। बाकी FIR में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं दिखाया है। पार्लियामेंट के सेशन को लेकर अरकान पार्लियामान में तशवीश का माहौल है। औरंगाबाद से MIM के रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने पार्लियामानी सेशन में अरकान पार्लियामान पर पाबंदियों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। इतना नहीं, MP इम्तियाज जलील ने जबानबंदी को डिक्टेटरशिप से ताबीर किया। यकीनन जाने वाले हैं पार्लियामेंट के सेशन में, और बहुत हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यह पार्लियामेंट का सेशन कब शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के सामने आए हैं, राज्य के सामने आए हैं, हमारे अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर, और सभी जितने भी सांसद हैं उन सभी का यही था कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये सारे मुद्दों को उठाना है करके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार ने कहा है कि वहाँ पर आओ और मुंह पे उंगली रखो, खामोश बैठे रहो, हम हमारे मन की बात करते रहेंगे 15 दिनों तक, आपने सुनना और चले जाना करके। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बिल्डिंग देखने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी की सूरत देखने के लिए आ रहे हैं, अमित शाह इन 5 महीनों के अंदर कितने मोटे हुए हैं, कितने दुबले हुए हैं, मोदी जी की दाढ़ी कितनी बड़ी है, दूसरे MPs क्या पहन कर आ रहे हैं, क्या हम ये देखने के लिए आ रहे हैं?
हम जब जाते हैं वहाँ पर एज अ सांसद तो वहाँ पर लोगों के सवाल उठाने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक हुकुमशाह की तरह अगर ये कहेंगे कि नहीं आप मुंह पे उंगलियां रख के बैठिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, तो ये जो है ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत तरह का ट्रेंड है। मारूफ समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश नहीं रहे। स्वामी अग्निवेश की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन्होंने ILBS अस्पताल में आखिरी सांस ली। 2-3 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। इनकी उम्र 79 बरस थी। स्वामी अग्निवेश समाजी मसाइल को उजागर करने में हमेशा पेश रहते थे। समाजी खिदमत के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए लेक्चर के 128 साल मुकम्मल होने का जश्न आज कोलकाता में बीजेपी की जानिब से मनाया गया। आज शहर में लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी के कारकुन इनके मुजस्मे की गुलपोशी के लिए पहुंचे, लेकिन इनके मकान रामकृष्ण मिशन बंद होने की वजह से बाहर से ही फूल न्यौछावर करके चले गए। दिलीप घोष ने लॉकडाउन पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि आज जहां मुल्क में कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, वहीं बंगाल हुकूमत लॉकडाउन को नाफिज करके बीजेपी के जलसे जुलूस व दीगर प्रोग्राम के इनेकाद पर रोक लगा रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कांग्रेस हुकूमत को नाकिस हिकमत अमली को जिम्मेदार करार दिया। वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि साबिका हुकूमत में अवामी मफादात को छोड़कर ज़ाती मफादात के लिए काम किया जा रहा था। यही वजह है कि सूबे में बेरोजगारी और अमन कानून की सूरत हाल नागुफ्ताबे हो गई। वहीं साबिक वज़ीर दिग्विजय सिंह ने बढ़ती बेरोजगारी के लिए बीजेपी की मरकजी और सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। बेरोजगारी को लेकर दोनों पार्टी के लीडर क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ये लाभ का वितरण करने आज आया था। मैं बिसाहूलाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो कांग्रेस जो कभी विकास के काम नहीं कर रही थी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ना वादे निभा रहे थे ना वचन पूरे कर रहे थे। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और जब इनके विकास के काम नहीं हुए, एक के बाद एक योजना बंद होती गई, वादे पूरे नहीं किए, तो इन्हें कांग्रेस को अलविदा कहा और अपने कैरियर को दांव पे लगाया, इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज इनके कहने पर, पार्टी के कहने पर जो काम विकास के मांगे वो विकास के काम हमने यहाँ दिए हैं और जितनी भी जन कल्याणकारी योजना कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी वो सब फिर से प्रारंभ कर दी है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिख कर युवा युवतियाँ रोजगार की तलाश करते हैं। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की वो नहीं होती। राजस्थान की मसाजिद में नमाज के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। आज जुमे की नमाज के दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान ने रेजिडेंसी मस्जिद का दौरा किया और जुमे की नमाज के इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। गवर्नमेंट का जो गाइडेंस थी उस गाइडेंस के मुताबिक तमाम जो मसाजिद है उसके अंदर जो गाइडलाइन दी गई थी उसी गाइडलाइन को तमाम जो फॉलो किया गया है। और एक अचानक इस मस्जिद में मुझे भी इस नमाज़ अदा करने का जो मौका मिला, यहाँ जो हर गाइडलाइंस को और जो मास्क और जो डिस्टेंस जिस तरीके जो गवर्नमेंट की थी उसको तमाम जो मस्जिदों में मैंने देखा, जो अलग अलग मस्जिदों में गया, वहाँ बिल्कुल सब लोगों ने इसको फॉलो किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि हर आने वाले नमाजों में भी वो इसी तरह से फॉलो करेंगे। जहाँ मसाजिदों में उन्होंने जान नमाज हटा दी और वहाँ सबसे बढ़िया अच्छा रहा कि उन्होंने जो जनरली लोग वज़ू अपने घर करके आ रहे हैं, जो टॉवल्स थे उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो मेडिकल्स जो गाइडलाइन थी उनको, और जो जिस तरह की यहाँ अंदर मसाजिद में इंटर होते ही जिस तरह से सैनिटाइज़र का उपयोग किया गया और जिस तरह से वो ताहिद कर रहे थे बार बार मैनेजमेंट कमेटी जो मास्क लगाने के लिए, हर चीज़ को जो हर मसाजिद में फॉलो किया गया। और हम इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हर नमाजों में भी वो इसी तरह से फॉलो करेंगे। और हम तमाम जो हमारी कायनात है इसके लिए भी सभी लोगों ने ये दुआ की कि सब ये जल्दी इस कोरोना ख़त्म हो और हमारा मुल्क अमन और चैन से बना रहे।
कोरोना कहर में बिला लिहाज कौम मिल्लत फलाही खिदमात अंजाम देने वाले अशखास और तंजीमों के जिम्मेदारान का भोपाल मसाजिद कमेटी के जरिए एजाज़ किया गया। भोपाल मसाजिद कमेटी में मुनक़िदा एजाज़ी तकरीब में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के हाथों कोरोना कहर और लॉकडाउन में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली 30 तंजीमों के सरबराहान का एजाज़ किया गया। मसाजिद कमेटी के जरिए एजाज़ हासिल करने वालों ने ऐसे प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर करते हुए कहा कि एजाज़ से इनका हौसला और बुलंद हुआ। इन्हें खुशी है कि अल्लाह ने इन्हें खिदमत के काम के लिए पसंद फरमाया और वो मुल्क के अवाम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे सके। ये जो खिदमत की थी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी और उसका अजर देने वाला भी अल्लाह है, उसी ने यहाँ पर हमको कबूल किया। बहरहाल खुशी हुई ऐसी खिदमत को करने के बाद, इस तरह के एजाज़ के बाद और ज़्यादा एनर्जी आ गई है ताकि आगे कभी इस तरह की कोई परेशानी आए तो हम लोग एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं हर तरह की खिदमत करने के लिए अपने मुल्क के लिए। नहीं, ये तसव्वुर के बाहर हुई चीज़ पर अच्छी हुई और हम लोगों ने तो जो भी काम किया था वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया था और खामोशी के साथ काम किया था। और यहाँ पर जब हमको ये कल दावतनामा मिला और उसमें भी ये कहा गया कि आपका एजाज़ किया जाएगा तो बड़ी दिली खुशी हुई। इससे हौसला अफजाई होती है और हमको और ताकत मिलती है कि आइंदा भी हम इस तरह के काम करते रहें और लोगों को भी मोटिवेट करते रहें और खिदमत खल्क़ ही अल्लाह की खिदमत है। देखिए, एक जर्नल भोपाल में क्या हर जगह हिंदुस्तान में एक ख़ास कम्युनिटी निशाना बनाई जा रही है। हर तरीके से आप देखते हैं मीडिया में आए दिन हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात होती रहती है, लेकिन उन सब को कड़वी बातों को सुनने के बाद भी हमारे लोगों ने, जो मुसलमानों ने निकल के भाईचारा पैदा करा और लोगों की मदद करी और हिंदुओं की मदद करी, तमाम कम्युनिटी वालों की मदद करी, हिंदू मुस्लिम से उठ के भारतीय होने का सबूत दिया उन्होंने, सड़क पे चलने वालों की मदद करी, तो उनको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिलना, उनका एहसास करना ज़रूरी था। अलीगढ़ बजरंग दल के जिम्मेदारान ने जिला कन्वीनर की क़यादत में आज एक अर्दाश्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के नाम ACM सेकंड को पेश की, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पर 15 दिसंबर 2019 की रात में हुए हंगामों में लगाए गए मुकदमात में सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया गया। जिला कन्वीनर गौरव शर्मा ने बताया कि हमने अर्दाश्त पेश की जिसमें कहा गया कि जिम्मेदार चाहिए कि इंतजामिया हो या तलबा, हुकूमत इन पर कार्रवाई करे। यहाँ पर हमने DGP महोदय को जिलाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारे ज्ञापन का मूल उद्देश्य है जो घटना 15 दिसंबर को AMU कैंपस में CAA के विरोध में हुई, उस घटना की विस्तार से जांच हो, वीडियो फुटेज के माध्यम से जो भी उसमें दोषी हों, चाहे वो AMU इंतजामिया के लोग हों, चाहे वो वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हों, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रक्रिया में उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही अलीगढ़ प्रशासन इस बात की चिंता करे कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। बिहार में उर्दू ज़बान को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ महकमे तालीम की जानिब से स्कूलों के निसाब में उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से ख़त्म किए जाने से मुहिबान उर्दू सख्त नाराज़ है। वहीं दूसरी तरफ उर्दू इदारों को तश्कील नहीं किए जाने का मामला सुर्खियों में है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है और सूबे में मुहिबान उर्दू की एक बड़ी आबादी है। बावजूद इसके नीतीश हुकूमत की तरजीहात में उर्दू कभी शामिल नहीं रहा। उर्दू की लाज़मियत का सवाल हो या उर्दू टीचरों की बहाली का मामला, मौजूदा हुकूमत ने उर्दू के मसले को हमेशा ठंडे बस्ते में डाला है। असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर उर्दू के मसले को हल कराने का भरोसा तो दिलाया जा रहा है, लेकिन उर्दू इदारों को तश्कील नहीं किया जाना कई सारे सवालात को जन्म दे रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का मामला हो, उर्दू डायरेक्टरेट का मामला हो, उर्दू एकेडमी का मामला हो, सब सरकार के ज़ेर गौर है, अब प्रोसेस में है। किसी भी दिन इमरोज़ फरदा में कोई नतीजा सामने। उर्दू के बहाने अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। RJD लीडर आरिफ हुसैन ने मौजूदा हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उर्दू के मामले में हुकूमत की खामोशी नीतीश कुमार की उर्दू नवाजी की पोल खोल रही है। आरिफ हुसैन के मुताबिक उर्दू आबादी असेंबली इंतखाबात में हुकूमत को इसका जवाब देगी। नीतीश जी की हुकूमत जाफरानी हुकूमत है, उर्दू के ये हमेशा मुखालिफ रहे हैं। RJD ने अपने 15 सालों में उर्दू ट्रांसलेटर बहाल किया, उर्दू टीचर बहाल किया, मदरसों को ठीक किया, उर्दू शिक्षकों को ठीक किया। नीतीश जी RJD का जंगल राज कहते हैं। नीतीश जी की हुकूमत उर्दू के लिए महाजंगल राज है, जहां उर्दू एकेडमी विगत 3 सालों से तहलील है। अब तो इनका महकमा तालीम ने
स्कूलों से उर्दू के वजूद को ही ख़त्म कर दिया। वाज़ेह है कि बिहार उर्दू एकेडमी गुज़िश्ता 3 सालों से तहलील है। इसके साथ ही उर्दू लाइब्रेरी और उर्दू मुशावरती कमेटी भी तहलील है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन इदारों को तश्कील करने की कोशिश कभी नहीं की गई। मारूफ अदीब सफदर इमाम कादरी ने कहा कि उर्दू के नाम पर मुख्तस होने वाली रकम का भी कोई हिसाब किताब नहीं है और न ही उर्दू को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। एनडीए की हुकूमत है, उसमें कभी भी उर्दू या अक़लियत आबादी के मामलात कभी भी प्रायोरिटी में नहीं हो सकते हैं और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ये साबित कर रही है। शुरू में भी जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी केयर टेकर्स के एक सिलसिला था। नीतीश कुमार के 15 साल की हुकूमत जब आप देखिएगा तो उसमें 3 बार एकेडमी की तश्कील हुई है, मतलब 3 बार का मतलब हुआ 9 साल। उधर महकमे अक़लियती फलाह इस ताल्लुक़ से कुछ कहने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू और आरजेडी के लीडरान उर्दू के मामले में अपनी अपनी पार्टी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि असेंबली इंतखाबात से कब्ल उर्दू इदारों की तश्कील का मरहला पूरा होगा या उर्दू आबादी को अभी मजीद इंतज़ार करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मशहूर मारूफ मुफस्सिर कुरान पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारिक की 13वीं बरसी के मौके पर औरंगाबाद में एक मुज़ाकरा हुआ। इस मुज़ाकरे में मौलाना के सवाने पर मबनी किताब बहर कौसर का जायज़ा लिया गया। ये किताब मौलाना के फर्जंद अब्दुल गफूर पारिक ने तहरीर की है। प्रोग्राम में शहर के अकाबरीन ने शिरकत की और मौलाना की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। उलमा का कहना है कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और अमन अमा की बरकरारी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। बरादरान वतन को इनकी मादरी ज़बान में इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का गैर मामूली काम अंजाम दिया। कुरान पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की 13वीं बरसी है। रीड एंड लीड फाउंडेशन ने उनके बेटे अब्दुल गफूर ने जो किताब लिखी है उनकी ज़िंदगी पर, उनकी बायोग्राफी बहरे कौसर की एक आप जो इस पर एक मुज़ाकरा, एक चर्चा सत्र का आयोजन किया था जिसमें शहर के बड़े नामों को बुलाया गया था। आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब ने भारत में पूरे भारत का दौरा किया था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, अमन भाईचारे के लिए, एकता अखंडता के लिए। तो आज ये जो बरसी मनाने का मकसद यही है कि आज भी मौलाना के ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ें और उनके जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए थे उसकी जानकारी हासिल करते हुए आज इस मुल्क को मौलाना अब्दुल करीम पारिक की बहुत ज़रूरत है। अकोला में बिजली बिल माफ कराने के मुतालबे को लेकर आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आज भी एहतजाज किया। एहतजाज में पार्टी वर्करों ने MSCB के मुकामी दफ्तर को ताले लगाने की कोशिश की। ताहम इस बीच दफ्तर में मौजूद मुलाजिम और पुलिस इंतजामिया की मुदाखलत के बाद ये लोग ताला लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। अकोला में सेवा फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी की गई। अकोला के नवापुरा इलाके में सेवा फाउंडेशन ने आलूदगी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्य खैर में अकोला जिला सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को खुसूसी तौर पर मधु कर इनके हाथों से पौधे लगवाए गए। पेड़ पौधे हरियाली ये धरती का गहना है, इसको सभी नागरिकों ने संजो कर रखना चाहिए और जितने भी मानवीय भूल की वजह से जितना भी नाश हुआ है इसको हमने अभी अपनी जिम्मेदारी समझ के फिर से इसको पुनरावर्तित करना चाहिए। झारखंड के अक़लियती कॉलेजों के सुबकदोश मुलाजमीन के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को उन कॉलेजों के तमाम सुबकदोश मुलाजमीन को 50-50 हज़ार रुपये अदा करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत के महकमे तालीम के जरिए 19 दिसंबर 2012 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस तारीख से कबल सुबकदोश होने वाले अक़लियती कॉलेजों के मुलाजमीन को पेंशन की रकम फराहमी से इनकार कर दिया था। झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर वकील ए गुलाम के मुताबिक इस मामले में तकरीबन 100 सुबकदोश मुलाजमीन ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। इस मामले में रियासती हुकूमत को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर 2020 से कबल सभी मुलाजमीन को रकम अदा कर दी जाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने नई तालीमी पॉलिसी पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। SIO का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी में कई एक बातें और दूरअंदेशी पर मबनी है तो कई एक नुकात हैं। गुलबर्गा प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIO के जिम्मेदारान ने हुकूमत पर बुलंद बांग दावों के साथ रोड मैप का फुकदान होने का इल्जाम आयद किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।